ओके, सो नाउ क्लाइंट कम्युनिकेशन। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अगर तुम्हें कि अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए काम करना है। क्योंकि तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो अपने वर्क में, तुम कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, बट अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तुम प्रोफेशनल वे से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हो, ऑनबोर्डिंग का तरीका, ऑफबोर्डिंग का तरीका तुम्हारा बहुत ज़्यादा रफ है, तो क्लाइंट तुम्हारे साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी सा एक स्टोरी टाइम बताती हूँ तुमको। मैंने कुछ टाइम पहले थ्रेड पे एक वीडियो एडिटर का पोस्ट डाला था, मुझे रिक्वायरमेंट थी और मुझे आराम से 20 से 22 लोगों का आ गया था मैसेज। उन 20 से 22 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोगों का ही प्रपोजल मुझे अच्छा लगा, जिन्होंने प्रॉपर प्रपोजल अपनी पोर्टफोलियो के साथ भेजा था। उसके अलावा या तो सबके हाय 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 हाय, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, पिंग मी, डीएम मी, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, मतलब 2-3 वर्ड्स का उनका मैसेजेस था। तो पहली बार तो काफी सारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्लाइंट को मैसेज करते हैं, वो एकदम फ्रेंड्स की तरह मैसेज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रपोजल से लेकर कन्वर्जेशन तक हर चीज़, जो भी तुम्हारा वर्क प्रोसेस होगा, हर चीज़ पे तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से ही कम्युनिकेशन करना है। अब जैसे कि मैं इसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे कैसे करना है। फर्स्ट, हमेशा तुमने कोई भी प्रोजेक्ट देखा, प्रॉपर एक प्रपोजल लिखो, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन का भी लिखोगे इनफ है, या फिर मैक्सिमम 6-7 लाइन का भी लिख सकते हो। और अपना पोर्टफोलियो ज़रूर, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को कोई तुम्हारा बटरिंग मैसेज नहीं देखना है। ठीक है, उसको देखना कि अच्छा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है और कितने साल का है, क्या है, नहीं भी है तो तुमने किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने तुम्हें अगर मैसेज वगैरह किया, तो जिस भी तुम नीश में हो ना, उसकी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज इन द सेंस, जो भी तुम्हारा डोमेन है उसका ना कौन से टूल्स यूज होते हैं उस डोमेन में, वो तुम्हें ना पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक पर्सन को, जो वीडियो एडिटिंग के लिए जब मैंने कॉन्वर्जेशन कर रही थी, तो उसमें से एक पर्सन था, तो वो जिस वीडियो का मेरे को एडिटिंग करवाना था, वो 10-12 मिनट की वीडियो थी, फुल्ली HD, कम से कम 800-900 MB का वो वीडियो था। तो मैंने उनको बोलता कि ठीक है, मैं आपको ड्राइव लिंक भेज देती हूँ। तो उस पर्सन ने के पास कोई गूगल अकाउंट शायद नहीं था, तो उसने कहा था कि आप वहाँ पे, मैं लिंक ओपन नहीं कर पा रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजो। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी वीडियो व्हाट्सएप पे कैसे जाएगी। मैंने उनको फिर भी ठीक है एक बार पेशेंसली समझाया, मे बी वो बिगिनर थे, कि वैसे नहीं जा सकते, आपको ड्राइव में से डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा। तो उसने कहा था कि आप उसको जो है 30 सेकेंड्स की वीडियो में आप मुझे ट्रिम करके भेज दो, देन आई विल एडिट। तो देखो, अगर तुम इतने ज्यादा बिगिनर होगे तो तुम्हें काम कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम कंटेंट राइटर हो तो ऐसे कंटेंट राइटर में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, ग्रामरली हो गया, प्लेजियरिज्म चेकर हो गया, AI टूल चेकर हो गया कि AI रिटर्न है कि नहीं, ये सब क्लाइंट्स मांगते हैं चेक करने के लिए। वर्चुअल असिस्टेंट में किस टाइप के टूल्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग में किस टाइप के टूल्स होते हैं, मतलब कैसे क्लाइंट वीडियो तुम्हें देगा और तुम पूरा वीडियो एडिट करने के बाद तुम क्लाइंट को कैसे वीडियो दोगे। वेबसाइट डेवलपमेंट अगर तुम करते हो तो सोर्स कोड्स वगैरह देना होता है। ग्राफिक डिजाइनर हो और क्लाइंट ने तुमसे मांग लेगी, तुम एडिटेबल प्रोजेक्ट चाहिए या फिर एडिटेबल पोस्टर चाहिए, जो भी तुमने ग्राफिक डिजाइन किया, तो उसको तुम कैसे भेजोगे। ये JPG फाइल तो तुम भेजोगे नहीं, अगर उसे एडिटेबल चाहिए। तो वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज जो होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि वर्क ऑनबोर्ड कैसे करते हैं, क्लाइंट को वर्क कैसे लेते हैं और उस वर्क को सबमिट कैसे करते हैं। वो बेसिक चीजें तुम्हें एक तो पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये होगी, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीजें नहीं आते, क्लाइंट को बहुत मुश्किल हो जाता है वर्क करना। क्योंकि मैंने N नंबर से फ्रीलांसर को हायर किया, मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। सेकेंड थिंग, कम्युनिकेशन। ट्राई करो कि इनिशियली तुम कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में ही करो, ऑब्वियसली बहुत प्रोफेशनल लगता है। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगी, बट अगर इंडियन क्लाइंट्स भी है तो स्टार्टिंग में तुम ट्राई करो कि इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करो। बट अगर सामने से क्लाइंट अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में करता है तो यू आर ओके विद इट, बट प्रोफेशनल तरीके से बात करो। कुछ लोग एकदम डायरेक्ट फ्रेंड्स के तरीके से बात कर लेते हैं, एकदम बैक टू बैक मैसेज करते रहेंगे, रात के टाइम मैसेज कर देंगे, वैसे नहीं करना है। कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट, या फिर क्वेश्चन भी है तो डायरेक्ट कॉल नहीं करना है उसको। कोई इंपॉर्टेंट थिंग है तो मॉर्निंग के टाइम पर मैसेज करो, आफ्टरनून के टाइम पर मैसेज करो, लेट नाइट मैसेज मत करो। ये जो बेसिक चीजें होती है ना, बहुत सारी इनिशियली एज अ बिगिनर पता नहीं होती है, बट ये सारी छोटी छोटी चीजें ना क्लाइंट नोटिस करते हैं। तो इनिशियली चाहे तुम बिगिनर ही क्यों ना हो, बट अगर तुम इनसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में अपने क्लाइंट से जब कन्वर्सेशन करते हो, या बहुत प्रोफेशनल वे में तुम्हारा अपने क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट चलता है ना, तो वो क्लाइंट तुमको लॉन्ग टर्म
तक अपने साथ रखता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो है, जो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। जैसे कि मैंने कहा था कि फ्रीलांसिंग, डिमांड, सेक्रीफाइसेस और हसल। तो अगर तुम इनिशियल फेज में हो तो प्लीज तुम माई लाइफ माई रूल्स टाइप का या फिर वीकेंड पे हम काम नहीं करते उस टाइप का कुछ भी मत करना। इनिशियली अगर तुम इनिशियल फेज पे हो, तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह ढूंढ रहे हो, तो जो भी अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, ट्राई करो उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने का। हाँ, हमारे कुछ फ्रीलांसर्स में 10 मिनट्स का रूल होता है, नहीं 20 मिनट्स का, कि किसी क्लाइंट का मैसेज आया ऑब्वियसली डे टाइम में, तो 10 से 20 मिनट में जो है उसको हम रिप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी अपडेट जानना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो बहुत जल्दी उसके ऊपर रिस्पॉन्स आ जाए, वो चीज़ें क्लाइंट्स को अच्छी लगती है। तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इनिशियल फेज में कि तुम दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, अब ऑब्वियसली टाइम जोन अलग है, तो क्या होता है कि जब मेरे यहाँ पे मॉर्निंग के 4 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उसके वहाँ पे 10 बज रहे होते हैं, और फिर भी पर वो क्लाइंट जो है उसको भी मेरा टाइम जोन पता है, तो वो मोस्टली मॉर्निंग 7 बजे के बाद ही मैसेज करता है। फिर भी मैं उसका कोई मैसेज मिस ना कर दूँ, मैं एक मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे का अलार्म लगाती हूँ कि अगर उस क्लाइंट ने मेरे को कोई मैसेज कर रखा होगा, मैं उठ के रिप्लाई कर दूंगी। देन मैं जो भी है वापस जो भी मेरा रूटीन है सोने का या फिर जो भी है उसको मैं करूँगी। सेम मेरा एक क्लाइंट है, वो यूके का है, वो रात उसका टाइम जो है रात के 11 से 1 बजे का है कन्वर्जेशन का। मीन्स उसने एक प्रोजेक्ट दे दिया, पर वो अगर कोई अपडेट मांगेगा मुझसे या उसको कोई अपडेट देना होगा तो 11 से 1 बजे के बीच मिलेगा। तो उस टाइम पर भी मैं अवेलेबल रहती हूँ कि मैं उसको उस टाइम पर रिस्पॉन्स दे दूँ। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होंगी तो मैं 1 घंटा पहले बता दूंगी कि टुडे आई एम नॉट अवेलेबल, या मैं उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। हर चीज को एडवांस में बताओ। एक और चीज, फॉर एग्जांपल तुम अगर वीकेंड में काम नहीं करते हो या कुछ इमरजेंसी हो आगे, कोई प्रोजेक्ट तुम्हारा ऑनगोइंग है और तुम अभी बीच में अवेलेबल नहीं हो, तो एडवांस में ट्राई करो, 1-2 दिन पहले से बोलो। ऐसा नहीं कि क्लाइंट को कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहा हो, क्लाइंट ने तुम्हें पूछा कि व्हाट इज द प्रोग्रेस, एनी अपडेट, और तुम बोल रहे हो कि ओ आई एम नॉट अवेलेबल दिस टाइम, हम कल कर दूंगी, या कोई डेडलाइन था तुमने मिस कर दी, तो तुम क्लाइंट के पूछने के बाद बता रहे हो नहीं वो अभी पूरी नहीं हुई, मेरे को टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल साउंड करते हैं वो। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा अगर तुम कोई डेडलाइन मिस कर रहे हो, अगर तुम किसी दिन अवेलेबल नहीं हो, अगर तुम्हारा कोई भी प्री प्लान होता है किसी भी चीज का कि तुम ऑफ ले रहे हो, तो हमेशा अपने क्लाइंट को पहले बताओ एडवांस में, जितना भी जल्दी एडवांस तुम बता सकते हो। कोई इमरजेंसी का केस हो गया तो ऑब्वियसली उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई प्लान है तो पहले से अपने क्लाइंट को एडवांस में इन्फॉर्म तुम करो, ठीक है। अदरवाइज जो है ना बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है इस चीज का क्लाइंट के ऊपर। ओके, सो 4th पॉइंट, फाइवर एल्गोरिथम। देखो, सबसे पहली बात, मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो के लिए क्यों चूज किया था, क्योंकि फर्स्ट ये फाइवर मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्क किया था फाइवर ने, अपार्ट फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, फाइवर में एक तो 1 टाइम का आपका मेहनत लगता है, ठीक है, तो अगर अब उस पर आपने 2-3 दिन लगा के अच्छे से प्रोफाइल वगैरह बना लिया, तो तुम अदर मेथड्स पे वर्क कर सकते हो अपना, जैसे तुम्हें सोशल मीडिया से क्लाइंट्स ढूंढने हैं, कोल्ड ईमेल से ढूंढने, इस तरीके से, या फिर दूसरे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से ट्राई करनी है। तो तीसरा चीज ये है कि फाइवर में एक्चुअली ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें अपना फर्स्ट क्लाइंट जल्दी ही मिल जाए। उसका मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि देखो फाइवर ऐसा नहीं कि लक के ऊपर बेस्ड है। फाइवर में तुम्हें फाइवर का एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट 15 डेज में फाइवर से ग्रैब किया था, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है फाइवर के एल्गोरिथम में, जब तुम न्यू गिग बनाते हो ना, तो उसको पहले तो जो भी तुमने कीवर्ड्स वगैरह डाले हैं ना, उसको थोड़ा सा ना लगता है, 5-6 दिन लग जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन ऑब्वियसली स्कैमर्स के मैसेज आएंगे, तो प्लीज एज अ बिगिनर उन ट्रैप्स में मत पड़ना। किसी भी ऐसे मैसेज जो तुम्हें डायरेक्टली बोले कि ईमेल में कनेक्ट करते हैं, टेलीग्राम में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई लिंक वगैरह तुम्हें देता है, या फिर सबसे ज्यादा स्कैम चलता है कि वो एक स्क्रीनशॉट दे देगा, पेमेंट नहीं हो रहा है, उस लिंक पे क्लिक कर दो, वो सब नहीं करना है। वो पहले 1-2 दिन ये सब चलेगा, फिर उसके बाद इस तरीके के मैसेजेस नहीं आते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग के 6-7 दिन तो उसका आपकी गिग को जो है सर्च इंजन वगैरह में आने में लग जाते हैं, पर उसके बाद वो गिग रैंक हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है गिग अच्छी बनाओ, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छी गिग वगैरह बना लोगे ना, तो ऑब्वियसली उस पर तुम्हें जो है इंप्रेशन अच्छा, क्लिक्स वगैरह आ जाएगा। अब देखो वो हैक्स क्या है। फर्स्ट, हमेशा ऑनलाइन रहो। देखो अगर तुम्हारे पास सिस्टम है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे भी मेरा ना फाइवर ऑन ही है यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने फाइवर को हमेशा ऑन करके रखती हूँ ताकि मैं हमेशा ऑनलाइन दिखूँ उधर। दूसरा ये है कि रात के टाइम पर ट्राई करो ऑनलाइन रहने का,
ठीक है। जिस टाइम पर मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ ना, इस टाइम पर अभी क्या टाइम हो रहा है ये देखो, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं क्लाइंट का काम ही कर रही थी। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा, फ्रीलांसिंग डिमांड सैक्रिफाइस और हसल, ठीक है। तो क्या होता है ना, रात के टाइम पर, वैसे तो रात का टाइम हो दिन का टाइम हो, ट्राई करो जितना ज़्यादा ऑनलाइन तुम रह सकते हो। अगर तुम रात के टाइम पे अगर नहीं रह पाते, उसका मैं रीज़न बताती हूँ। फाइवर में एक फिल्टर है क्लाइंट्स के लिए कि जो इस टाइम पर ऑनलाइन है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं किसी फ्रीलांसर को ढूंढ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को ढूंढ रही हूँ और मेरे को बहुत अर्जेंट वर्क करवाना है, तो उसमें एक ऑप्शन है कि जो इंस्टेंट रिप्लाई दे या फिर जो इस टाइम पर ऑनलाइन है, इस तरीके का एक फिल्टर है। तो उस फिल्टर को ऑन करती जो उस पर्टिकुलर टाइम में ऑनलाइन होंगे ना, चाहे उसका कोई ऑर्डर हो या ना हो, या वो गिग अभी 2-4 दिन पुरानी क्यों ना, वो सारे गिग्स टॉप पे आ जाएगी, समझ रहे हो। तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा हायर चांसेस है। अगर कोई तुम क्या कहते हैं कि बहुत ब्रॉड निश पे तुमने कोई गिग बनाई है, जैसे कि तुम वीडियो एडिटिंग में 36-36 हज़ार की गिग्स बनी हुई है, वेबसाइट डिजाइनिंग में 70-70 हज़ार गिग्स बनी हुई है, बट अगर जब इस तरीके का फिल्टर लगता है ना, वो इतना बड़ा, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, बहुत कम हो जाते हैं, वो डायरेक्ट 2-3 हज़ार के हो जाते हैं अगर तुमने बहुत ब्रॉड निश में भी अपनी गिग बनाई है। तो ट्राई करो जितना ज्यादा तुम ऑनलाइन रह सकते हो। रात के टाइम का मैंने ऑनलाइन इसलिए बोला था क्योंकि रात के टाइम का मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है मैसेज करते हैं, और मेरे जो 2 लॉन्ग टर्म क्लाइंट है जिनके साथ मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ, एक ने मुझे रात के 2 बजे मैसेज किया था जिसको मैंने इंस्टेंट रिप्लाई किया था, एक ने मुझे रात के 4 बजे मैसेज किया था। तो मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था इसके ऊपर, मैं डाल दूंगी उसका लिंक, तुम देखना। एक साथ 2 क्लाइंट्स ने मेरे को उस टाइम पे जो है मैसेज किया था, मैंने इंस्टेंटली उनको रिप्लाई किया, और अचानक से, मतलब दोनों ने उसी टाइम मीटिंग रखती थी, मतलब अलग अलग टाइम था, 2 घंटे का गैप था। मीटिंग रखी, पूरा डिस्कशन हुआ, क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या पे होगा, सब कुछ उस पर डिस्कस हुआ, एंड देन नेक्स्ट डे से वर्क स्टार्ट हो गया। एक साथ मैंने 2 क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया था फाइवर पे। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा तुम ऑनलाइन रह सकते हो ऑनलाइन रहो। सेम मेरे को इंडियन क्लाइंट्स भी मिले थे, जैसे मैसेज आया था मैंने उस पर इंस्टेंट रिप्लाई किया था। तो इससे क्या होता है, तो जो फाइवर पे रिस्पॉन्स रेट वाला ऑप्शन होता है वो तुम्हारा हमेशा 100% रहता है, उसको ट्राई करने में 80% से ऊपर रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स रेट अच्छा होता है तो फाइवर भी तुम्हारे गिग को रैंक करता है। बाकी एक तरीका और है, वो थोड़ा सा देखो स्निकी वे है। देखो, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे प्रोफाइल पे इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे तो ऑब्वियसली नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम यू कैन गिव इट अ शॉट अगर वो तुम्हारे लिए वर्क करते हैं तो, क्योंकि मेरे केस में किया था। सो जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें हर तरीके अपनाना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा काम करता है। तो फाइवर में क्या होता है, जो जेन्युइन क्लाइंट्स भी होते हैं ना, कभी कभी दे रिक्वेस्टेड कि हम फाइवर से बाहर जाके काम करें। तो क्या होता है ना, देखो पहली बात, उन क्लाइंट्स को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो फर्स्ट एक तो तुम्हें ना एक प्रोफाइल डेट देखनी है। बहुत अगर पुरानी प्रोफाइल हो गई, 2024 की हो गई, 22 की हो गई, 21 की हो गई, तो ऑब्वियसली वो बहुत पुराना क्लाइंट है। दूसरा, उनका प्रोफाइल अच्छा खासा बना हुआ होता है। तीसरा, कई बार ना उन क्लाइंट्स के प्रोफाइल्स में ना तुम्हें ना उन रिव्यूज मिल जाते हैं फ्रीलांसर्स के, कि उन्होंने रिव्यू वगैरह दे रखा होता है। तो यू कैन ट्राई, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह दे रखा है। देखो, ये बहुत स्निकी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसको ट्राई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो देखो, पहली बात, तुम्हें स्कैमर और रियल क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्कैमर का मोस्टली क्या होगा, 95% में स्कैनर का अकाउंट नया ही बना होता है, तो उसको अगर इनकेस 1% चांस है कि उसमें कोई जेन्युइन क्लाइंट भी हो, पर मैं किसी को भी उस टाइम पे रिप्लाई नहीं करती क्योंकि नया प्रोफाइल है, भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो बट जो जेन्युइन क्लाइंट है, अगर उन्होंने दिया तो यू कैन गिव इट अ शॉट कि कर लो, क्योंकि मेरे केस में मेरे को बहुत अच्छा काम आया था वो। नहीं तो एक चीज तुम इसमें कर सकते हो, जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपनी 1-2 क्लाइंट से, कि फॉर एग्जांपल ना फाइवर में जैसे होता है कि मीटिंग का भी जैसे ऑप्शन वगैरह नहीं होता है, बट मीटिंग लिंक भेज सकते हो उस पर, गूगल मीट वगैरह। तो मीटिंग वगैरह करी तो तुम उस पर एक बार रिक्वेस्ट कर दो कि ठीक है, हम अपार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म वी कैन वर्क, बट उससे पहले जैसे कि तुम्हें अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवानी है या तुम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, ऐसा कोई रीजन देख क्लाइंट को पूछ सकते हो कि आप मुझे कुछ $5 का ऑर्डर दे दो, ठीक है, एक स्मॉल ऑर्डर आप दे दो, बाकी उसके बाद का जो है डायरेक्ट वगैरह कर सकते हो। और उसमें जो एक्स्ट्रा फीस जो कटेगी ना क्लाइंट की, क्योंकि क्या होता है ना, $5 के
ऑर्डर में भी क्लाइंट का आराम से 300-400 रुपये एक्स्ट्रा कटता है, तो उसमें भी तुम उसको ये बोलना कि जो भी एक्स्ट्रा फीस कटेगी ना वो मेरे पे आउट में से डिडक्ट कर लेना। बहुत अच्छा वे है, ठीक है। इस चीज़ को तुम अपना इन्वेस्टमेंट समझना। मैंने ये तरीका यूज़ किया है। क्या होता है कि अगर तो वो तुम्हारा छोटा बहुत रीजनेबल चीपर क्लाइंट भी होगा ना, बट उसके बदले अगर तुम्हें टेस्टिमोनियल मिल गया है, फिर फाइवर में तुम्हारा एक ऑर्डर हो गया 5 स्टार रेटिंग के साथ, बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जैसे ही मेरा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होता है, मेरे पास अचानक से बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन भी रहती थी। बट हाँ, एक फाइवर को दिख जाता है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इनका अच्छा गया, 5 स्टार रेटिंग गया है, तो तुम्हारा प्रोफाइल पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो तुम ये कर सकते हो, अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट वर्क करना चाहते हैं तो उसको तुम बोलो कि हाँ, आप मेरे को एक स्मॉल ऑर्डर दे दो $5 $10 का, उस पर जो एक्स्ट्रा फीस आपकी सही से डिडक्ट होगी वो आप मेरे फर्दर पे आउट में सब डिडक्ट कर देना, एंड जो भी वर्क होगा उसका आप मुझे फीडबैक दे देना, ठीक है। मोस्टली क्लाइंट मान जाते हैं, मतलब मेरी केस में भी, मतलब एक क्लाइंट को छोड़ के बाकी के जो भी 2-3 क्लाइंट थे वो मान गए थे, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। तो ये चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इन केस क्लाइंट तुम्हारा ये रिक्वेस्ट नहीं मानता है, ठीक है, बट तुम देखते हो कि क्लाइंट का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, क्लाइंट की कंपनी बहुत अच्छी है, उसका अच्छा खासा सोशल मीडिया वगैरह है, तो तुम एक बार डायरेक्टली उससे कनेक्ट करके ना उससे एडवांस पेमेंट मांग सकते हो। देखो, क्योंकि देखो एट द एंड तुम्हें पैसे कमाने हैं। अब वो डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए प्लेटफॉर्म से आए, और अभी तुम बिगिनर हो, ठीक है। एक बार तुम्हारा अच्छा खासा बेस बन जाएगा ना, तुम्हारे पास एक रनवे के लिए एक अमाउंट आ जाएगा, तो तुम थोड़ा सा जो भी है प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वगैरह जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारी फ्रीलांसर्स क्या होते हैं ना, इसके चक्कर में बहुत अच्छे क्लाइंट्स खो देते हैं। मेरे खुद के ऐसे क्लाइंट्स से मैं ये सोचती हूँ, अगर मैंने उस टाइम पर हाँ नहीं बोला होता उस टाइम पे, तो मेरा बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मेरे कम से कम मेरे चले जाते हैं, जिनके साथ मैंने अच्छा खासा टाइम तक मैंने काम कर रखा है। तो तुम्हें इसके वही कुछ चीज़ें होती है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एक तो गट फीलिंग्स होती है, पता चल जाएगा जेन्युइन है कि नहीं, और काफ़ी प्रूफ्स होते हैं। क्योंकि उन क्लाइंट्स का ना कुछ क्लाइंट्स का बैजेस होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइवर पे फ्रीलांसर्स को हायर कर रखा है, उनके रिव्यूज़ होते हैं, उनका अच्छा खासा कंपनी प्रोफाइल होता है। तो ये सारे काफ़ी प्रूफ्स होते हैं जिनसे तुम्हें पता चल जाता है कि वो एक जेन्युइन क्लाइंट है। तो तुम जो है उनको बहुत एक चांस दे सकते हो। इन केस अगर तुम डायरेक्टली जाते हो तो एडवांस वगैरह की जैसे बात तुमने करी, फॉर एग्जांपल अगर वो एडवांस के लिए नहीं मांगते, तो एक बार उनको 1 या 2 घंटे का काम उनके लिए करो, या फिर कोई भी एक स्मॉल टास्क हुआ जो भी तुम्हारी नीश है, एक स्मॉल टास्क करके दो। अगर उनको अच्छा लग जाता है वो, तो डेफिनेटली वो एक जेन्युइन क्लाइंट होगा, तो तुम्हें पे कर देगा, एंड तुम अपना जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। 1% अगर वो इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो तुम्हें पे नहीं करते, वो एक स्कैमर निकलता है, तो उस चीज़ को तुम अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। देखो अब तुम्हारे लिए देखो दोनों चीज़ों में बेनिफिट है। इधर के इन केस अगर तुम घोस्ट भी हो गए, तो तुम्हारा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा जिसको तुम ऐड कर सकते हो, फाइवर में ऐड कर सकते हो, अपने कैनवा के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बट अगर वो डायरेक्टली तुम्हें क्लाइंट मिल गया, तो तुम्हारे पास एक रियल क्लाइंट होगा उस टाइम पे। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक में, विच इज कौन सी ऐसी स्किल्स अभी सीखे स्टार्टिंग में जिससे तुम अपना फ्रीलांस जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हो। सो आई एम इनटू एडमिन असिस्टेंट और एडमिन प्रोफेशनल, तो मुझे उससे रिलेटेड जैसे मुझे बॉक्स पकता है। अगर तुम सोच रहे हो, कंफ्यूज हो तुम्हें किस फील्ड में जाना है, बट अभी तुम जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुम इन सारी स्किल्स से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट तुम्हारा हो गया है डेटा कलेक्शन और वेब रिसर्च वर्क। अब इसमें क्या करना होता है कि बहुत सारी एजेंसीज और कंपनीज होती है जिनको आउटरीच के लिए या फिर लीड जनरेशन के लिए डेटा चाहिए होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, काफ़ी देखो, या तो तुम मैनुअली भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें फाइवर में काफ़ी सारे तुम्हें ऐसे गिग मिल जाएंगी, 100 डेटा के जो है वो $10 $20 $30 तक वो चार्ज कर लेते हैं। तो तुम एज अ बिगिनर, मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि तुम स्टार्टिंग में प्राइस पॉइंट पे ही खेलो, कम प्राइस से ही अपनी सर्विस स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होता है, एज अ बिगिनर जब तुम्हारे पास कोई भी पोर्टफोलियो या फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, तो क्लाइंट भी एक्सपेक्ट करता है कि वो तुम थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में करो। क्योंकि हाई पेइंग क्लाइंट्स तक पहुँचने के लिए तुम्हें पहले रीजनेबल प्राइसिंग के क्लाइंट्स के साथ काम करना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारा अच्छा खासा बेस नहीं बन जाता, जब तक तुम काम करना नहीं सीख जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद 5000 पर मंथ 4000 पर मंथ पे जो क्लाइंट्स के लिए काम किया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई इनिशियली कम से स्टार्ट करता है, किस्मत अच्छी होती है तो बहुतों को फर्स्ट टाइम ही काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं।
बट आई डू रिकमेंड कि स्टार्टिंग में तुम प्राइस पॉइंट पे अगर जाओगे और रीजनेबल प्राइस में अपना सर्विस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी अपना पहला क्लाइंट मिल जाएगा। तो वेब रिसर्च में क्या होता है कि तुम्हें डेटा कलेक्शन करना होता है, तुम गूगल से सर्च करो, गूगल माई बिजनेस के जो होते हैं सर्च, वहाँ से डेटा कलेक्शन करके देना पड़ता है। फिर बहुत सारे टूल्स होते हैं कि तुम उसके थ्रू जो होते हैं फ्री टूल्स से ही जो है तुम डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हो। 100, 200, 500, 1000 उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना डेटा तुम्हारे क्लाइंट को चाहिए होता है, और क्लाइंट उस हिसाब से तुमको पे करता है। तो बहुत हाई डिमांड है, बहुत सारी एजेंसीज और कंपनीज जो है वो डेटा कलेक्शन या वेब रिसर्च या लीड जनरेशन के लिए लीड्स उनको चाहिए होते हैं, तो तुम ये सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। सेकंड हमारा होगा कस्टमर सर्विस सपोर्ट। बहुत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है ये। मीन्स इसमें तुम्हें क्या होता है कि तुम एक ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की तरह जो है तुम वर्क कर सकते हो। जैसे कि ऑर्डर कंफर्मेशन कस्टमर सपोर्ट होगी। बहुत बहुत एजेंसीज या बहुत शॉपिफाई के जिनके स्टोर्स होते हैं वो फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे होते हैं, ऑनलाइन ही फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं। वो बहुत कम प्राइस पे वो रखते हैं, पर काम में उनका आधे घंटे का होता है, 40 मिनट का होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, रीजनेबल प्राइस पे तुम्हारा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, जा सकते हो। क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कॉलिंग ही करनी होती है उस पर। क्योंकि मेरा जो कस्टमर सपोर्ट का मेरा गिग था, मुझे हर दिन एक एक मैसेज या 2-2 मैसेज आते थे, और मोस्टली जेन्युइन लोगों के ही आते थे कस्टमर सपोर्ट के। बहुत ज़्यादा इन डिमांडिंग स्किल है, इसमें तुम्हें गिग भी काफ़ी मिल जाएंगी, बट इसमें काफ़ी एजेंसीज है जो फ्रीलांसर्स को ढूंढ रही है। क्योंकि जो अभी इस टाइम पर मैंने जो फ्रीलांसर्स देखे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। वहाँ पे लो प्राइसेस के भी है, पर क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर तुम थोड़ा सा सीख जाते हो, अच्छी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है, थोड़ा सा सेल्स पिच भी अगर तुम सीख जाते हो, तुम इसमें जा सकते हो। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें कॉलिंग करनी होती है, या तो ऑर्डर कन्फर्मेशन की कॉल हो गई, या फिर वार्म लीड्स के ऊपर कुछ कॉलिंग हो गई। इस तरीके से तुम ये सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। बहुत जल्दी तुम अपना फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब कर सकते हो इससे। थर्ड हो गया कैनवा डिज़ाइनर हो गया। अब तुम सोचोगे कि डिज़ाइनर तो तुम हो नहीं, डिज़ाइनिंग तुम्हें आती नहीं है। देखो बहुत ईजी स्किल है, और खासकर कैनवा डिज़ाइनिंग मैंने स्पेसिफिकली क्यों बोला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम होता है। तो सेम तुम अपने प्रोफाइल अगर तुम फाइवर पे गिग बनाते हो, या फिर डायरेक्टली भी अगर डिज़ाइनर का तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो, बेसिक डिज़ाइनिंग का ही तुम मेंशन कर दो कि तुम बेसिक कैनवा डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करवा दोगे, और इतने चार्जेस तुम्हारे होंगे। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, काफ़ी डिमांड भी है इसकी, बहुत सारी गिग्स भी बन रखे हैं इसके ऊपर। चाहे पोस्टर डिज़ाइनिंग हो गया, ई बुक डिज़ाइनिंग हो गया, कवर पेज हो गया किसी चीज़ का, बहुत ऑप्शन है इसके ऊपर। तो प्रेजेंटेशन डेक हो गया, प्रेजेंटेशन डेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स के जो होते हैं मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो तुम उसके ऊपर भी जा सकते हो। तो वही इसमें तुम्हें बेसिक डिटेल्स जो है, बेसिक ट्यूटोरियल्स अगर तुम यूट्यूब पे अगर देखोगे ना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। और क्योंकि कैनवा में बहुत अच्छे टेम्पलेट्स मिलते हैं, थोड़ा सा तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल अगर तुम सीख जाओगे तो वहाँ पे एडिटिंग करके तुम ये सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्चुअल असिस्टेंट आता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट में हम एडमिन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मैं खुद एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो ऑनलाइन बिजनेसेस के हो गए, इसमें एन नंबर ऑफ सर्विसेज आती है। कैलेंडर मैनेजमेंट हो गया, या अगर तुमने देखा होगा, अगर तुम ये समझ लो जैसे पर्सनल असिस्टेंट के वर्क होते हैं ऑफिस में, उसी का ये वर्चुअल पार्ट होता है। फाइलिंग वर्क हो गया, जो भी ऑनलाइन जो भी थिंग्स वगैरह होती है, जो एक एडमिन टास्क होते हैं वो सब हैंडल करना होता है। तो बहुत बेसिक इसमें वर्क होता है। तो तुम ऑनलाइन अगर इसके बारे में देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ टूल्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, जैसे जोहो हो गया, या भी जो भी वर्चुअल असिस्टेंट के टूल्स वगैरह होते हैं वो तुम अगर अच्छे से सीख जाओगे तो ये सर्विस तुम प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन इसमें तुम्हें लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेगा वो मंथली बेसिस पे हायर करेगा या लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए हायर करेगा। ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो तुम ये सर्विस भी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सर्विस पे। नेक्स्ट सर्विस है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने भी खुद जैसे कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया मैनेजर्स उन्होंने हायर कर रखे होते हैं, तो उनका वैसे ज़्यादा वर्क होता नहीं है। देखो, सोशल मीडिया मार्केटर अलग होता है और मैनेजर अलग होता है। इसमें तुम्हें मोस्टली केसेस में तुम्हें कुछ पोस्ट वगैरह क्रिएट नहीं करना होता है,
जो ऑलरेडी पोस्ट वगैरह होते हैं, तुम्हें एंगेजमेंट देखनी होती है या कुछ केसेस में आउटरीच करना होता है, तो बहुत ईजी वर्क होता है इसमें कि तुम्हें कमेंटिंग करना है ताकि जो प्रोफाइल है वो एक्टिव रहे, या आउटरीचिंग करना होता है जिसमें तुम्हारा फ्रेंड बोल सकता है कि तुमने दिन के 15 या 20 पीपल को एक प्रॉपर एक टेम्पलेट मैसेज दे दिया, या उसने तुम्हें बता दिया कि किस टाइप के लोगों को कैसे आउटरीच करना है। उस तरीके से हो सकता है, खासकर लिंक्डइन के केस में होता है ये चीज़। बाकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बहुत ईजी वर्क होता है। थोड़ा सा तुम इसके बारे में सर्च करोगे तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नॉर्मली जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इसमें बस तुम्हें प्रोफाइल मैनेज करनी होती है, क्या कैसे चल रहा है, कमेंटिंग वगैरह देखना होता है, तो इसमें यही सब चीज़ है। तो एज अ बिगिनर तुम ये सर्विस भी एक बेसिक लेवल पे तुम कर सकते हो। बट हाँ, जब तुम इस नीश में जब एक्सपीरियंस हो जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तुम क्रिएटिव भी बना सकते हो, प्लानिंग भी आती है कि मंथली कितने पोस्ट जाने चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसका भी बहुत अलग अलग लेवल है, एडवांस लेवल है, पर तुम बेसिक लेवल से तुम इसका स्टार्टिंग कर सकते हो। एट द लास्ट जो तुम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं वो है बीडीएम सर्विस और बीडीएस सर्विस, मींस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी एजेंसीज जो है बीडीएम्स को हायर करती है। जैसे कि मैं भी एक एजेंसी के लिए एज अ बीडीएम वर्क करती हूँ, सो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तुम जाके चेक कर सकते हो। तो क्या होता है, काफ़ी सारी एजेंसीज या कंपनीज क्या होती है कि खासकर जिनका B2B नीश होता है, जो B2B कंपनीज होती है वो बीडीएम्स को हायर करती है। तो उसके लिए तुम्हारी सेल्स नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट्स से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आउटरीच करते हैं, इसका थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। इसको सीखने में तुम्हें 2-3 वीक्स लग सकता है, बट अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तुम बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हो, क्विक लर्नर हो, तो तुम इस फील्ड में जा सकते हो। क्योंकि इस फील्ड में बहुत अच्छी अर्निंग है, क्योंकि इसमें सैलरी बेसिस के अलावा भी या फिर एक फिक्स अमाउंट बेसिस के अलावा तुम्हें मोस्टली 90% केसेस में एजेंसी या कंपनी जो है ना कमीशन भी देती है अगर तुम कोई सेल डन करते हो। ठीक है, ये थोड़ा सेल्स पर्सन या फिर SDR से काफ़ी अलग होता है, बट काफ़ी एक अच्छा प्रोफाइल है जिसको तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम फाइवर में भी देखो कि बहुत सारे लोग इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इन डिमांडिंग स्किल है। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं AI वगैरह आ रहे हैं, बट जो एक ह्यूमन कनेक्शन होता है या जो एक ह्यूमन का कम्युनिकेशन होता है ना, वो इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएगा। जो भी स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, जो भी किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करना होता है, तो ये अभी AI भी नहीं सीखा। तो अगर तुम ये चीज़ें सीख सकते हो तो, और इन चीज़ों पे वर्क करके अपना सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, तो तुम्हें अपना फर्स्ट क्लाइंट बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो दीज आर द सम सर्विसेज जो मैंने लिस्ट आउट करी है, तुम इनमें से कोई भी पिक करके अपना जो है उसको सीख करके अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, अगर तुम वीडियो के इस पॉइंट पर आ चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम फ्रीलांस जर्नी में के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो तुम्हें अब कुछ भी नहीं करना है, जाके जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसको जाके सीखो और अपनी फ्रीलांस जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट करो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी टॉपिक पे अगर तुम चाहते हो कि मैं पर डेडिकेट एक कोई वीडियो बनाऊँ, तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में आने वाली है। तब तक के लिए बाय।